कौन सा हाँ जी प्रभाव बताया बताइए। था करंट अफेयर में, उस प्रभाव को एक्सप्लेन किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार यारकोस्की। रिसर्च में पता चला कि ऐसा हुआ, और मतलब आने वाले समय में उससे एक संभावित खतरा बताया जा रहा है ना। और यह भी संभावना भाई 2068 तक तो हम लोग रहेंगे ही, है कि नहीं। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि 2068 तक रहेंगे, स्वस्थ रहते हुए, युवा रहते बिल्कुल। हुए हम लोग रहें, है ना। तो कहीं हम लोग को ना हो खतरा। 22वीं सदी देख के जाएंगे। हाँ, यही चाहिए। स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष जीवन यापन करने की इच्छा रखनी चाहिए, यही जो है वेदों में कहा गया है। तो इसको बताएंगे बाबा। बताइए बाबा कि क्या कौन सा प्रभाव था। सर यारकोस्की प्रभाव था ना, ये तो बताया था लास्ट में क्या पॉइंट। यारस्की यारस्की यारकोस्की। यारकोस्की। यारकोस्की यारकोस्की हाँ नहीं। हाँ, हाँ हर जगह यार ही मत दिखाओ। यारको हाँ। अस्की। हाँ, यारको यारकोस्की। अस्की। अच्छा। हाँ, ठीक है। क्या तो ये यारकोस्की। प्रभाव क्या था जरा बताओ, और इससे क्यों थ्रेट लग रही है। इसलिए ये एक नई रिसर्च आई है ये, कि इस तरह से भी हो सकता है। पहली बार जो है खगोल विज्ञान में यह बात पता चली है। यहाँ पर जितने करंट अफेयर बताए जा रहे हैं, सिर्फ वही वाले छांट छांट करके बताए जा रहे हैं जो पेपर में जिस तरह से आईएएस पीसीएस पूछता है, फर्जी वाले नहीं, है ना। तो ढूंढते हैं क्वेश्चन, फिर उसको हम सर्च कर लेते हैं कि क्या है, फिर उसको फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको, क्योंकि सर इसमें ये था एमसीक्यू में ही मिलते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। हाँ बताओ। सूर्य के प्रकाश के द्वारा अत्यधिक लघु कणों को पृथ्वी में जो ऊपर देखो, धक्का ऊपर मिलता है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, अब बताओ। नीचे नहीं। ऊपर ही देख रहे हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा अत्यधिक लघु कणों इसलिए को नीचे देख रहा है, पृथ्वी इसलिए से नीचे धक्का देखा जो मिल रहा है, हम्म ऊपर ही देख रहे हैं सर। अच्छा, सूर्य प्रकाश हाँ में अब इतनी ताकत क्यों ढकेल दी है पूरा पूरा ग्रह को, इतनी दम। फिर से नीचे। अत्यधिक लघु कणों को, अत्यधिक छोटे छोटे जो कण हैं बहुत हल्के लघु, उनको धक्का दिया जा रहा है। तो फिर ये तो तो वो है ये एस्टेरॉइड तो बहुत बड़ा है। हम्म। तो नहीं, जो जो उसके छोटे छोटे कण है उनको भेजा जा रहा है, एस्ट्राइड को नहीं। अच्छा, एस्टेरॉइड को नहीं भेजा जा रहा है, वो छोटे छोटे कण गिरेंगे 2068 में पृथ्वी पर। छोटा सा गिरेगा, नन्हा सा। वो तो सुबह उठो तो पहुंचेगा ही नहीं तुम्हारी सर जैकेट पृथ्वी पे, तक। वो तुम्हारी तो जैकेट पे ऐसे, पृथ्वी अरे तक तुम आएगा कहाँ से ही आ नहीं। गए। एस्टेरॉइड के हो। अच्छा, तुम हमारे यहाँ तो नहीं लगते पृथ्वी पे। एस्टेरॉइड वाला पार्टिकल है ये गिरा मेरे ऊपर, ऐसे ऐसे होगा। एयर मटेरियल हो जाएगा। तुम नहीं बता पता पा नहीं रहे क्या। मुझे यार, पता नहीं 1 क्या ना। किलोमीटर तक का तो आएगा ही नहीं ना। 1 किलोमीटर तक का तो हाँ, हवा में ही जाएगा। राहुल भैया बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं, कैप्टन राहुल हैं। जी सर। हाँ हाँ बताओ। सर इसमें देवेंद्री क्या बताइए, है। एक मिनट तुम रुक जाओ, ठीक है सर। देवेंद्री, ठीक है। देवेंद्री बताइए। हाँ 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 सर। देवेंद्र जी, वाह बताओ, हाँ एनलाइटमेंट हो सर, रहा है ये आपका। आपने बताया था कि ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित होता है, और एफोसिस करके बताया था जब इसकी खोज की गई थी 2004 में। तो मतलब जब पहले बताया गया था कि ये धरती पर कभी गिर नहीं सकता, लेकिन सूर्य की जो किरण पड़ती हैं तो उसके जो चलने की गति है, मतलब पथ में विचलन हो जाता है, जिससे कि बताया गया 2068 तक ये मतलब पृथ्वी को टच कर सकता है। और सर, पथ में विचलन क्यों हो जाता है। जो उसके सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी पड़ती है, वो उसकी उससे वजह क्या से होता है। उत्सर्जन होता है। काही चीज का सर सॉरी उत्सर्जन होता है, किस चीज का उत्सर्जन होता है। सर, जो ये हाँ बताओ एफोसिस बताओ, सही बताया बताइए। गया है, एफोसिस था सर, जो मतलब जो टकराएगा, मतलब जिसके बारे में ये इस ठीक है प्रभाव तब के ठीक है। कारण सर, इस प्रभाव के कारण टेम्परेचर देखो उसमें क्या है कि वो उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ रही है, उसका जो 170 मीटर। जैसे बना हुआ है, हाँ जैसे बना हुआ है ना, उस वो इतना गर्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश में, तो उसका वायुमंडल हो जाता है। देखो इसको मैं ढंग से बता देता हूँ, ठीक है, ताकि और लोग भी जान लें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नया इन्वेंशन है।
देखो अपने आप ये सर नासा ने खोजा है, नासा ने। ठीक है। यारकोस्की प्रभाव, इसमें क्या होता है, इस प्रभाव के तहत ये जो देखा गया एस्टेरॉइड अपोफिस ये नाम का एक एस्टेरॉइड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक एस्टेरॉइड है ना, तो यहाँ पर कुछ एटमॉस्फेयर भी होगा। एटमॉस्फेयर सब जगह होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं निग्लिजिबल। सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, इसको बहुत गर्म कर देती है, इसका सरफेस ऐसा है। और उसके बाद फिर इसका एटमॉस्फेयर भी हल्का हो जाता है, एकदम गर्म होकर के तप होकर के लो प्रेशर जनरेट होता है दिन में। फिर क्या होता है, रात में अचानक बहुत तेज ठंडक पड़ जाती है, हीटिंग इफेक्ट गया रोशनी का, तो रात में बहुत अधिक ठंडक पड़ जाती है। तो जो लो प्रेशर था वो अचानक से हाई प्रेशर में तब्दील हो जाता है, और सुबह फिर से लो प्रेशर में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है ना, जैसे ही ये ठंडा होता है, हाई प्रेशर यहाँ पर बनना शुरू होता है ना, संकुचन और प्रकुंचन, जैसे कि मान लो एक रबर है, उसको तुमने खींचा हाथ से, ऐसे रबर थी, उसको तुमने हाथ से खींचा दोनों तरफ से, अब उसको छोड़ दो, तो क्या नॉर्मली फिर से वैसे हो जाएगी, या फिर वो उछल के कुछ दूर गिरेगी? क्या होगा? कुछ तुमने दूर खींचा, गिरेगी उछल के दूर गिरेगी सर। हाँ उछल के दूर गिरेगी, उसमें डायनेमिक एनर्जी आ जाती है। ये रबर तो नहीं है, लेकिन तब भी हल्का प्रभाव भी अगर माइन्यूट लेवल पर देखें तो ये थोड़ा थोड़ा करते करते ज्यादा हो जाता है, और इस कारण से जो संकुचन और प्रकुंचन जो सूर्य की ऊष्मा के कारण हो रहा है, उससे ये एस्टेरॉइड अपना रास्ता बदल रहा है, क्योंकि 2004 में कहा गया था कि कभी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अपना रास्ता चेंज कर रहा है। इस कारण से ये 170 मीटर प्रति वर्ष अपने ऑर्बिट में पृथ्वी के करीब आ रहा है। यानी कि अगर इस तरह की दर को देखें तो 2068 में ये पृथ्वी पर गिर जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। कौन सा डर है ना, ये यहाँ पर एस्टेरॉइड क्या न जाने कितनी बार उल्का पिंड गिरे, धूमकेतु गिरे हुए हैं, बड़े बड़े कॉमेट गिरे हुए हैं, है ना, मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, सभ्यताएं मिट गई हैं, डायनासोर मर गए, बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, है ना। अफ्रीका वाले डरे, हम क्यों डरे? हम लोग तो हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां देवी देवता पैदा होते हैं ना। क्यों? भारतीयों को तो कोई खतरा नहीं ना इससे, वी आर प्रोटेक्टेड बाय अलमाइटी। तो ये था क्या कहते हैं, यारकोव्स्की प्रभाव। अभी किसी कोई डाउट? यस सर। थोड़ा साइंस भी था। अच्छा बताओ भाई। सर ये डाउट है कि ये अपनी धुरी पर यानी कि अपनी अक्ष पर घूमता है क्या? जब तो दिनों रात होते होंगे सर इस पे भी। हाँ हाँ भाई, काहे नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा तो गिर के पहले ही मार्स में खत्म हो जाता है। घूमते हैं, सभी पिंड घूमते हैं। हाँ घूमना बहुत जरूरी है ना, घूमना बहुत आवश्यक है, गोल गोल, है ना। दिमाग घूमना जरूरी है, कहने का मतलब तुम लोगों का स्थिर रहने के लिए ऐसा कोचिंग दिमाग घूम जाए। अगला क्वेश्चन आता है, अब यहाँ से हम अभी का शुरू करते हैं। सर एक डाउट हाँ पूछिए। जैसे एक जो रॉक्स होती हैं या मृदा होती है, उसमें एक क्वालिटी ये होती है कि अगर उस पर सूर्य का ताप पड़ता है और उस ताप के बाद फिर वो ठंडा होता है तो वो सॉलिड होता जाता है, यानी कि वो संकुचित होता है। तो अगर ये संकुचित हो रहा है तब तो और ज्यादा खतरनाक हो सकता है ये। तो दिन में फिर से धूल के दिन में तो फिर से इसका एटमॉस्फेयर देखो, इसको धक्का मारता है इसका खुद का एटमॉस्फेयर, इसको समझो आप। दरअसल
सॉइल ऐसी नहीं हो जाती कितनी फैल गई फिर दब गई। इसको और अच्छे से, बढ़िया डाउट था ये। मान लो एक एस्टेरॉइड है, खूबसूरत लग रहा है ऐसे करके, हाँ। अब इसका ये एक एटमॉस्फेयर है, अब क्या है कि इसका टाइप ऐसा है रॉक का कि ये बहुत तेजी से गर्म और बहुत तेजी से ठंडा, यानी कि वाटरलेस है, इसमें पानी है ये नहीं है, ऐसे चट्टानों बना हुआ है जो बहुत तेजी से गर्म होती हैं। वो वोल्केनिक टाइप जैसे रॉक्स हो गई, तेजी से गर्म होती हैं जो, है ना। फिर क्या होगा, अब सूर्य की रोशनी आई, इसको बहुत गर्म की, तब करके इसका वायुमंडल एकदम एक्सपैंड करा, गर्म होके फैल गया। एक पार्ट का नहीं ना, एक पार्ट का है, इधर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि सूर्य की तरफ एक ही पार्ट होगा ना इसका, कि पूरा पूरा ग्रह है, मतलब कि पूरा पूरा एस्टेरॉइड, जो पार्ट सामने है, क्योंकि ये खुद रोटेट कर रहा है ना। तो इधर क्या होगा, हाई प्रेशर, ठंडक, बहुत ठंडी, तो इधर एटमॉस्फेयर अंदर को दब रहा है और इधर एटमॉस्फेयर बाहर को खुल रहा है, लो प्रेशर। तो इस वजह से ये जब रोटेट करता है तो हल्का सा इसको ऑर्बिटल पुश मिल जाता है इधर से। अभी एक ऐसी टाइम मशीन की संकल्पना की जा रही है, जैसे कि ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए ये भी एक गुप्त मिशन चल रहा है ना। 5 देश के वैज्ञानिक, जर्मनी, स्पेन, इटली, ब्रिटेन, नहीं ब्रिटेन नहीं, अमेरिका और रसिया, 5 देश के वैज्ञानिक मिलकर के एक नई चीज बना रहे हैं, और वो एक ऐसी प्रणाली है जिससे कि तीव्रतम, मतलब ब्रह्मांड की यात्रा करने वाला, मतलब इतनी स्पीड पैदा हो जिससे कि टाइम भी, मतलब क्या कहते हैं, प्रकाश की रफ्तार के बराबर पहुंच जाओ, ठीक है, इतनी रफ्तार, ताकि फ्यूचर में जा सको, भविष्य यात्रा की जा सके, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स पैरेलल है, और वार्मपूल होता है जिससे जा सकता है। तो उसके लिए जब स्पीड तेज होती है तभी आप वार्मपूल में एंट्री पा पाओगे, क्योंकि उसके लिए आप बहुत छोटे हो जाओगे। जब आप कोई तेज चलती हुई चीज, जैसे मान लो कि एक है, आप तो रहस्य वाली चीजों में चले गए, है ना, काफी अच्छी चीज है ये, समझ लो कॉन्सेप्ट। इसमें जैसे मान लो एक कोई जहाज है ये, अब ये और रफ्तार पकड़ लेगी तो आपको इतनी मोटी दिखाई देगी, और रफ्तार पकड़ लेगी तो इतनी मोटी दिखाई देगी, और रफ्तार पकड़ लेगी तो इतनी मोटी दिखाई देगी, और रफ्तार पकड़ लेगी तो इतनी, फिर और रफ्तार पकड़ लेगी तो इतनी, और ज्यादा रफ्तार तो गायब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है, एग्जिस्टेंस में है उसकी। तो वार्म पूल क्या होता है, बहुत थोड़े समय के लिए खुलता है और बंद हो जाता है। वार्म पूल एरर है टाइम में। देखो जितनी भी चीजें हैं सब में एरर है, भगवान ने एरर पैदा ही किया है जानबूझ करके, ईश्वर ने, प्रकृति ने। अभी चाहे कितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको तुम सूक्ष्मदर्शी से देखो तो उसमें तुम्हें दिखाई देंगे इम्पटी स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस दिखाई देंगे, खाली जगह है ना, क्रैक है, उसमें भी एरर है। ऐसे ही टाइम में भी है एरर, टाइम में भी सेंध है और उस सेंध का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन वार्म पूल बहुत ही छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, और उसमें प्रवेश करने के लिए प्रकाश जैसी गति होनी चाहिए, है ना, और साथ ही साथ इतनी सूक्ष्मता होनी चाहिए। तो उसके कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है। लेजर का कॉन्सेप्ट चलाए, फेल हो गया। लेजर से चलने वाली विमान बनाने की कोशिश की है कि हम एंट्री कर सकें दूर। इससे क्या होगा कि बहुत ही कम फ्यूल में, निग्लिजिबल फ्यूल में एक ऐसी
ऐसा यान बनाया जा सकता है जो कि दूसरे यूनिवर्स में प्रवेश कर सके। इस पर काम किया, ताकि अगर दूसरे यूनिवर्स में नहीं भी जाना है तो भी कम से कम हम एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा पे तो जा करके आ सकें, ठीक है, और बहुत कम समय में, कुछ ही क्षणों में, है ना। अभी तो जीवन लग जाएगा पहुंचने जाने में, जीवन क्या खत्म हो जाएगा, कितनी बार खत्म हो जाएगा अगर किसी एक तारे से दूसरे तारे तक जा करके आना हो तो, है ना। तो उसमें यही कॉन्सेप्ट है, ये पहले से था लेकिन उसको नहीं सोच पाए। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कोई एक ऐसा बनाया जाए कि एक तरफ से उसके इतना लो प्रेशर पैदा किया जाए और एक तरफ से जैसे एक रबर हो, एक तरफ से खींची जा रही हो, दूसरी तरफ से दबाई जा रही हो तेज। पहले तो उसको खींचेंगे तेजी से एक तरफ, खूब तेज, गुलेल का सिद्धांत, है ना, गुलेल का सिद्धांत। फिर उसको अचानक छोड़ देंगे और इधर उतना ही ज्यादा एक्सट्रीम खिंचाव रखेंगे, ठीक है। तो अब इससे क्या, इधर का खिंचाव हमेशा मेंटेन रखेंगे, इधर का जो लो प्रेशर है उसे हमेशा मेंटेन रखेंगे, और इधर इसको खूब तेज जो है अपनी तरफ, मतलब दोनों तरफ पहले खींचेंगे, ठीक है। इधर हाई प्रेशर मेंटेन करेंगे, उधर लो प्रेशर मेंटेन करेंगे, फिर अचानक से इसे छोड़, अभी अभी इधर भी खिंचाव हो रहा है तो इधर भी लो है, तो अभी क्या है कि फिर अचानक से इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि ये परमानेंट बना रहेगा, और इसके द्वारा जो धक्का मिला है, क्योंकि वाह यूनिवर्स में कोई फ्रिक्शन उसको एयर का नहीं मिलना है ना, तो उसकी एनर्जी कहीं लॉस नहीं होगी, ये हमेशा मेंटेन रहेगा, ये इसको हमेशा धक्का देता रहेगा। वो धक्के से ही ये दूर यात्रा करेगा, विदाउट फ्यूल, बिना किसी चीज के, और बस इसको कितना शक्तिशाली बना सको इसी पे काम करना है बस। एक बार वो स्पीड पकड़ा ले गए तो बिना ईंधन के, है ना, केवल तकनीकी की मदद से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारा जा सकता है। इस पर काम हो रहा है, बड़े लेवल की चीज है ये, और फिर बनेगी दुनिया की तीव्रतम चलने वाली जो है विमान, जिससे कि हम एलियन बन के दूसरे ग्रहों पर जा करके और वहां भी वही हाल करेंगे जो पृथ्वी का किए हैं, है ना। और हम लोग यही करते रहते हैं, फिर सभ्यता बनेगी, फिर हम जाएंगे दूसरे ग्रह पर कब्जा करेंगे, इनहेबिटेड प्लेनेट पर हैबिटेट बनाएंगे। ऑलरेडी खोज हो चुकी है, केपलर ने किया था, गोल्डीलॉक जोन, उस पर काम हो ही रहा है, पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करना, गोल्डीलॉक जोन, है ना, जहां पर पानी लिक्विड स्टेट में हो, इस पर बात चल ही रही है। तो ये बात थी, यहाँ पर एटमॉस्फियर रबर की तरह काम करेगी यहाँ। इसका मतलब इसका जो रोटेशन है वो काफी स्लो है और रिवोल्यूशन बहुत तेज है, फिर तभी तो संभव है ये। यहाँ पर रिवोल्यूशन से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर रिवोल्यूशन से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है इसको, जो ये चीज इसको हो रही, ये इसको रोटेशन से हो रही है, और एक विशेष कंपोजिशन और पृथ्वी से एक दूरी के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। खैर देखा जाएगा जो होगा, इतना चिंता की बात नहीं है। अगला देखते हैं, ये भावी करंट अफेयर है, बहुत लंबे समय में अभी, लेकिन इंसान इतना दक्ष नहीं हो पाया है, ना ही इस बात का वक्त आया है कि ये चीज बने, इसलिए अभी ये असफल रहेंगे सारे प्रयास, क्योंकि अभी प्रकृति के हिसाब से इस चीज के बनने का वक्त नहीं आया है। प्रकृति ने ही दिमाग में रखा है कि ये अन्वेषण करते रहें, और ये तब बना पाएंगे जब पृथ्वी पर जीवन समाप्त होने करीब होगा, तब प्रकृति इसको अपने आप बनवा देगी। वैज्ञानिकों को दिमाग में ऐसी चीजें डाल करके प्रकृति सारी तकनीकी भर के इसको बनवा देगी, क्योंकि उसे मानवीय सभ्यता को जिंदा रखना है, ठीक है। ये लेकिन बहुत लास्ट में होगा, अभी ऐसा वक्त नहीं है कि ये कोई भी विज्ञान अगर प्रकृति के जो है दृश्य को देखें भावी, तो उसमें ऐसा कोई भी
अगले 500 वर्षों में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का विकास नहीं दिखाई दे रहा। अभी इंसान बहुत ही छोटे स्तर के विज्ञान पर काम करता है। बहुत ही हम लोगों का जो साइंस है बहुत घटिया है, कह सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं जानते। ये जो क्वांटम फिजिक्स पर बिग बैंग सब फालतू बातें हैं, सब कुछ ऐसा नहीं होता है जो बताया गया है। थियरीज आती हैं और जाती हैं। नासा का वैज्ञानिक रिटायर होने के बाद खुद ही बोला कि बिग बैंग फालतू बात है। हम थोड़ी ना कह रहे हैं ये बात, उसके बोलने से पहले से मैं चिल्लाता रहा हूं। खैर, उसका अलग रहस्य है, इन सब बातों से परे बात है वो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, डाउट खत्म हुआ कि नहीं इसका? जी खत्म? सर, हो गया खत्म। ठीक, ठीक है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? शिवालिक गज आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन ए बिहार, यूके उत्तराखंड, यूपी, एमपी। तो इसमें जो सही आंसर होगा, है ना, वो है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। तो क्या बात है, करंट अफेयर से कैसे कनेक्ट है ना। लगभग बहुत काफी बड़ा है ये। 2002 में इसे एलिफेंट रिजर्व डिजिग्नेट किया गया था। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर किए हुए है। छोटा मोटा नहीं, 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया ये कवर किए हुए है। उत्तराखंड में है। शिवालिक जानते ही हो, उत्तराखंड से लगती है। तो इसमें कोई ऐसा बिहार या कोई ऐसा राज्य नहीं जो कि आप सोच सको, गेस करके भी इसको सही उत्तर कर सकते थे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा। कभी कभी जो करंट अफेयर क्वेश्चन है वो स्टैटिक पार्ट से सॉल्व हो जाते हैं अगर हम गेस कर ले जाएं तो, है ना। जब शिवालिक पढ़ाया था तो बताया था ना कौन कहाँ पे है कैसे, तो उससे जो है ये सॉल्व किया जा सकता था। खैर, उत्तराखंड में कहाँ पे है सर ये? कुमायूं रीजन में। बाकी गांव मतलब एरिया कौन सा कवर करता है ये आप देख लीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ना। तो पता चल जाएगा आपको। इसमें कर क्या रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक अप्रूवल दिया गया है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जा रहा है, जो पर्टिकुलर यहाँ की जो स्पीसीज हैं, बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए लॉ को रेगुलेट करेगा, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करेगा और अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा इसमें रहने वाले जीवधारियों की, ना केवल हाथी की, बाकी की भी। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने कह रखा है पर्यटन को बढ़ाने के लिए कि यहाँ पर टिकट नहीं लगेंगे। ठीक है, टिकट नहीं लगेंगे, फ्री कर दे रहा है। कोई जानता ही नहीं रहा होगा, इसी बहाने अवेयरनेस हो जाए। इतना बड़ा एरिया है ना, तो एक बार लोगों को इस तरह से कि टिकट नहीं लग रहा है, तभी आप पढ़ पाए, तभी ये करंट अफेयर में आ गया, है ना। तो अब क्या है कि लोग एक बार जाएंगे तो उसके बाद उनको अच्छा लगेगा, उनको नेचुरल बायोडाइवर्सिटी फील होगी, है ना। तो उसके बाद फिर वो अगली बार जब टिकट लग जाएगा तब भी जाएंगे। 4 लोग बताएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, कम से कम आया तो ये इस तरह से। नहीं तो आज तक इसके पहले 2002 का है ये, को भी नाम सुने, जिम कार्बेट करते रहे तो भाई ये भी है, और उससे अच्छा है, उससे बड़ा है ना। लेकिन ये ऑर्फन की तरह ये पड़ा हुआ है। यहाँ पर ओरिजिनल घास है, ओरिजिनल जंगल हो चुका है ये। फॉरेस्ट ऑफिसर तक उसमें घूमना टहलना नहीं चाहते हैं, और कुछ न सेटलमेंट उस तरह का बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं, है ना। पर्यटन यहाँ पर नेग्लिजिबल है।
लेकिन अच्छी बात है, पर्यटन एलिजिबल है तो, है ना, कम से कम यहाँ की जैव विविधता बनी हुई है। शिकार करने जाएंगे क्योंकि सर वहां पे। शिकारी एक्टिव रहते हैं बस। हाँ, शिकारी लोग जाते हैं, वो टूरिस्ट थोड़ी ना, वो तो बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचा रहे हो, तो क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो ये एक तरह से अच्छा है सोच। टूरिज्म को केवल बस गए उत्तराखंड, तो हमारे दिमाग में रहता है कि एक ही जगह है, वो है जिम कार्बेट, अगर आपको घूमना है नेशनल पार्क तो। ऐसा नहीं भाई, यहाँ भी है, यहाँ भी आप जाओ, टिकट नहीं लगेगा आपका। इससे और क्या कर सकती है गवर्नमेंट इससे ज्यादा। बाकी बाघ वाघ से बचे रहे ना, क्योंकि एकदम नेचुरल है, जिम कार्बेट पूरा नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये एकदम नेचुरल है। कोई फार खाए तो हम नहीं जानते, है ना, हम नहीं कह रहे हैं जाओ, पहली बात तो, ठीक है, तो अपने रिस्क पर जाओ जहाँ जाना हो। अगली बात, नहीं कह भाई सर जी ने कहा था जाओ, हम तो ऋतुल जी को भी कहते हैं कि भाई खेतों न जाया करो, लेकिन इनको डर ही नहीं लगता है, अरे बाघ सर की आगे फोटो बढ़ गया, खींचने अब जा क्या करके करें। वहां खड़े। और आगे बढ़ गया इधर दक्षिण की तरफ, 12-13 किलोमीटर दूसरे जंगल में घुस गया है। अगला भाई, अगला क्वेश्चन है, वह ग्लैंड ग्रंथि जो कि आंखों में आंसू स्रावित करती है, अश्रु स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है, लैक्राइमल। निम्नलिखित में से है। राइट, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं थी। राइट, आप राइट है, लैक्रिमल ग्लैंड है जो इसके लिए उत्तरदायी है। इसको नोट कर लो, ऑप्शन की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बायोलॉजी आगे बहुत बढ़िया है। इस मामले में ऑप्शन को जरूरत नहीं, एक पेपर आपको नहीं बोलने जा पढ़ना रहा था पड़ेगा। मैं। तुम भी यही उत्तर बताने जा रहे थे, हाँ, ये तो हैं? सब पढ़ा हुआ चीजें है ना ये सब चीजें। अच्छा, सर लास्ट क्वेश्चन क्या था एक बार किसके बता लिए? देना। सर ये दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या था क्वेश्चन और आंसर तो पता है। ये हाँ, ये कम से कम 4-5 बार पूछा गया है। ये जो है कि कौन सी ग्लैंड है जो कि आंखों में अश्रु के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये इसको इसलिए क्वेश्चन बनाया गया है कि हाल ही में भारत में जो है बढ़ रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए एक ऐसे अश्रु गोलों की तैयारी की जा रही है जिससे कि आंखों को कोई मतलब कोई फिजिकल हैजर्ड ना हो, बॉडी में कोई किसी को निगेटिव नकारात्मक, क्योंकि पहले जो धुआं वाला छोड़ते थे वो सफोकेशन करता है, वो सांस में भर जाता है, दमे के मरीज मर जाते हैं उस गोले के इस्तेमाल से, है ना। तो एक ऐसा फ्यूम पैदा होगी केवल, जिससे कि लोग, वो धुआं नहीं रहेगा, स्मोकलेस बॉम्ब बनाया जाएगा और इंजरी लेस बॉम्ब बनाया जाएगा, जिसमें आंसू खूब आए, तेज लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि खूब तीव्र आंसू आए, खूब रोना आए, और दिमाग बढ़ जाए, वहां से भाग जाए। इसका सर मतलब यह है कि फॉर्मलिन होती है सर एक। हाँ, लैक्रिमल ग्लैंड है, ये लैक्रिमल ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट कर देगा, ऐसा बम बनाया जा रहा है। हमको लगता है हमारे देश के किसानों के ऊपर ये मोदी सरकार छुड़वाएगी, है ना। खैर, धरना प्रदर्शन काफी बढ़ गया है लेकिन देखा जाए तो, और भी ज्यादातर फर्जी धरने भी होते हैं। सर अब धरना दो तरह का हो गया है, एक तरफ समर्थन में आ गए हैं लोग, एक तरफ जो नॉन समर्थन में थे। वो सब राजनीतिक है ना, लेकिन कुछ असली भी है। कितने किसान मर गए देखो, भूखे मर गए हड़ताल में, आज 4-5 लोग मरे हैं। जो मर रहे हैं हड़ताल करके, तो वो राजनीतिक नहीं है, नेता कभी मरता नहीं है खुद, ठीक है। यानी कि है दिक्कत किसानों को भाई, है ना कुछ। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
5वां छठवां है, कौन सा नंबर का है? चौथा, अरे जो भी हो, है ना? तीसरा है। तीसरा तीसरा तीसरा, हाँ ठीक है। तो इसमें पूछा है कि हाल ही में चर्चा का विषय रहा, हाल ही में चर्चा का विषय रहा टारबाल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबंधित है या है ना, मतलब बहुवचन भी है। पहला पॉइंट कि यह कार्बन के कणों को, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बन के कण हैं जो अत्यधिक सूक्ष्म प्रकाशीय विकिरण को ग्रहण कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया। कार्बन पार्टिकल है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है ज्यादा मात्रा में। ऐसे तो सभी कार्बन पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इन फ्यूचर स्कोप हो सकता है इससे क्या बनाया जाए, बेहतरीन वाले सोलर पैनल बना लेंगे। दूसरी बात, ये काले कार्बन के बने हुए हैं, जो कि काले कार्बन के बने हैं जो कि जैव द्रव्य के दहन से उत्सर्जित होता है। दूसरा हो गया। तीसरा, यह हिमानियों पर आच्छादित हो जाता है और हिमानियों के पिघलने के लिए उत्तरदायी है तथा वैश्विक ऊष्मन को बढ़ावा देता है। ये हिमानियों के ऊपर आच्छादित हो जाता है, बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हिमानी काली हो जाए। ऑप्शन ए पहला एवं दूसरा, ऑप्शन बी पहला एवं तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन डी आल। इसको गेस करके बताओ। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, समझ लो, इतना दिमाग में रखना, और कभी न कभी टकराएंगे। इसका आंसर बी है सर, मेरे हिसाब से। बी है सर, मेरे हिसाब से। मैंने भी बी दिया सर। कारण ये है क्योंकि ये कार्बन के जो कण है अगर अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित कर रहे हैं तभी जो है हिमानियों को पिघलाने में सहायक हो रहा है, क्योंकि हीट तभी ट्रांसमिट होगी नीचे की तरफ। कौन सा? हाँ, बहुत बढ़िया, राइट आंसर। क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं, रोशनी को खींचते हैं, और इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं इन्वायरमेंट वाली क्लास में ना, डिटेल में, कि यहाँ कौन सा प्रभाव कम करता है, जरा बताइए कोई। हाँ, सबका सही है लगभग। क्या? कौन सा प्रभाव को कम करता है? हेलो, हाँ बताओ भाई। अल्बिडो। कौन सा प्रभाव? अल्बिडो इफेक्ट। हाँ, अल्बिडो है ना, अल्बिडो प्रभाव को ये निम्नीकृत करता है। अल्बिडो प्रभाव क्या है, बहुत डिटेल में बताया गया है, और ये बार बार यहाँ क्वेश्चन उठता रहता है, तो अभी इसको भी समझ लो। अल्बिडो प्रभाव के बारे में जो है नरवानी जी बताइए, लेकिन इन्वायरमेंट वाला नहीं पढ़ेंगे। सर एक मिनट, अल्बिडो इफेक्ट जो होता है, मतलब वो इफेक्ट होता है जिसमें ना, मतलब जितनी पृथ्वी से रेज आती है वो वापस टकरा कर चली जाती है, मतलब जैसे हिमानिया जो चमकीली सरफेस होते हैं। राइट। लेकिन अभी क्या हो गया, चमकीली सतह होती तो टकरा करके
हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव में ही लौटती है, विजिबल लाइट में लौट जाती है। लेकिन अभी क्या होगा कि ये इस हिमानी के ऊपर ये जो परत पड़ गई है ना, उससे क्या होगा कि ये उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करेगी और वो हीट में कन्वर्ट करेगी, जिससे कि हिमानियां पिघलेंगी तो बाढ़ आएगी, बाढ़ की दिक्कत आएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि अब हीट लोअर एटमॉस्फेयर में कैद हो चुकी है ना। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत क्यों हुआ? दूसरा ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि अभी इसको रिसेंटली हिमालय की हिमानियों पर रिसर्च में पाया गया, यहाँ पर बड़े पैमाने पर ऐसे कार्बन पार्टिकल्स हिमानियों के ऊपर डिपॉजिट मिले जो कि आइस मेल्टिंग को एक्सीलरेट कर रहे हैं। और ये रिसर्च से पता चला कि जो ये उत्तर प्रदेश वाले, बिहार वाले, उत्तराखंड वाले, है ना, मैदानी क्षेत्र वाले, जो खेती करने के बाद में परली जलाते हैं, यानी कि ये जो ब्राउन कार्बन है, भूरा कार्बन, ब्लैक कार्बन नहीं है, भूरा कार्बन, इसीलिए मैं भूरे कलर से लिख रहा था, है ना, ब्लैक नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं ना अभी, भूरा कार्बन। तो ये क्या होता है, ये बायोमास बर्निंग का परिणाम भूरा कार्बन होता है। ये परली जलाने, जो खेतों का ठूंठा होता है, उसको बर्न करने से वो हवा से उड़ करके वहां जाकर के डिपॉजिट हो गया है, इसको बताया है वैज्ञानिकों ने। और इस कारण से इस बार सरकार बहुत सख्त कदम उठाई है, बहुत अच्छी पेनाल्टी ठोक रही है जो लोग जो है परली जलाते हुए पकड़े जा रहे हैं। और इंफॉर्मेशन देने वाले को जो है इनाम भी शायद दे रहे हैं कुछ जगहों पर, है ना। यूपी में तो बड़ा सख्त है भाई, 10-10 हजार रुपया जुर्माना ठोका गवर्नमेंट ने जो पकड़े गए हैं जलाते हुए। इस बार कहाँ जला पाया कोई, बहुत रेयर, नहीं तो हर बार देखो कितनी आग लग जाती थी भाई। आप लोगों के यहाँ अगर जलाया गया हो तो नहीं जानता हूँ, हमारे यहाँ तो बहुत योगी बाबा यूपी में तो बड़ा स्टिक करके रखे थे। बिहार वाले थोड़ा सा आजाद हो सकते हैं, हाँ सरकार अच्छी है। क्यों बिहार वाले सर नहीं? इसके लिए भी तो सरकार की नीतियां जिम्मेदार है सर, क्यों जो ये जलता है। कैसे भाई, सरकार इसलिए कैसे जिम्मेदार है इसके लिए? क्योंकि सरकार कैसे कैसे सर? हो गई? मैं बता रहा हूँ, आवाज आ रही है क्लियर? मैं बताऊं? हाँ 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 आ रही है, क्लियर है जी सर। अभी सर मैंने एक दिन आर्टिकल पढ़ा है, मैं इसका सोर्स तो पता भूल गया कौन सा सोर्स था, क्योंकि मैं काफी सोर्स से पढ़ता हूँ सर। तो उस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से ही था कि पंजाब सरकार ने, मतलब जब शुरू हुआ था धान की खेती और गेहूं की खेती, तो पंजाब सरकार ने जो कृषि के लिए पानी की व्यवस्था है उसके लिए लाइट फ्री कर रखी थी सर, अभी भी कर रखी है। तो सर उससे हुआ क्या कि इससे धान की खेती को बढ़ावा मिला और किसानों ने धान की खेती को ज्यादा चूज किया और गेहूं की खेती को चूज किया सर। अभी होता क्या है, किसान जो फसल धान की बोते हैं उसके लिए बीजों का प्रयोग करते हैं पूसा 44। पूसा 44 नाम का बीज होता है जो लंबी अवधि का होता है, लेकिन उसकी उपज ज्यादा होती है सर। वो मई के आसपास बोया जाता है, हाफ मई से, और हाफ अक्टूबर में काटा जाता है। उसकी लंबी अवधि होती है सर। और दूसरी जो वैरायटी होती है उनकी अवधि कम होती है, लेकिन उनका उत्पादन भी कम होता है। अभी किसानों को ये डर तो है नहीं कि पानी, बिजली फ्री की है तो अपने बोरवेल से पानी आसानी से निकल लेते हैं, मई के महीने बारिश हो ना हो, ठीक है सर। और जब अक्टूबर के बीच में जाके काटते हैं धान की फसल को, तो उन्हें उस गेहूं की फसल बोने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता सर। अगर सरकार चाहे तो जो लाइट फ्री करके रखी है उसको कुछ सुधार कर सकती है, या फिर जो पूसा 44 को यूज कर रहे हैं, पूसा 44 पर्टिकुलर पे रोक लगा सकती है सर। या नहीं देखो, ये तो तुम कोई वैरायटी बोएंगे ये तो बहुत बढ़िया चीज है ना। खाद्य संकट को खत्म करने के लिए तो ऐसे उन्नत क्वालिटी की वैरायटी हमें चाहिए ही।
नहीं सर, उन्नत क्वालिटी की है, लेकिन सर उसमें क्या टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है सर, और सरकार की जो योजना है कि लाइट फ्री में देना, उससे इसको बढ़ावा मिल रहा है सर। पूरे पे निर्भर रहता है क्षेत्र, और लाइट फ्री में कर दिया है, उससे और ज्यादा इसको बढ़ावा मिला है सर। तो लाइट के लिए कुछ अगर बिल लाया जाए, या फिर लाइट का बिल आए किसानों का, या बड़ी कम आए, या फिर दूसरी चीज, इस प्रकार की नीति अभी सरकार ने ट्राई भी कर रही है, पंजाब सरकार, कि धान की फसल मतलब मई के बाद ही बोई जाएगी। अभी मई के बाद बोई जाएगी, सरकार की नीति बन रही है, तो उससे और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उससे किसान को और कम समय मिलेगा सर गेहूं की फसल बोने के लिए। फिर जब और कम समय मिलेगा तो इसमें इतनी जल्दी से उसको सड़ा गला सकते नहीं है खेत में, तो एक सिंपल सा उपाय बचता है, उसमें आग लगा देते हैं। इसलिए सर जिम्मेदार है सरकार। नहीं, इसमें देखो ये तो ठीक है, लेकिन इसमें किसान भी है जिम्मेदार, क्योंकि अभी इसको नहीं, इसकी जरूरत नहीं है कि नहीं वो बर्निंग होगी। ऐसे ऐसे केमिकल उपलब्ध हैं भाई, जो केमिकल फर्टिलाइजर खरीदते हो, केमिकल पेस्टिसाइड खरीदते हो, केमिकल इंसेक्टिसाइड खरीदते हो, मार्केट में ऐसे ऐसे पाउडर, ऐसे केमिकल उपलब्ध हैं जो एक डिब्बा खरीद करके पानी भर करके खेत में छिड़क दो, तो जो ठूंठा है उसी में सड़ के खाद बन जाता है, और तुम्हें फिर फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फर्टिलाइजर कम पैसा बचेगा। किसान उसको नहीं प्रयोग करना चाहता है। लेकिन सर उसमें समय लग जाता है ना सर, 15 से 20 दिन, तो गेहूं की फसल के लिए फिर कहाँ से समय आएगा, कैसे खेत को रेडी कर पाएंगे दूसरी फसल के लिए सर? तो जब ये कहेंगे नहीं, तो किसानों को पहले बोने दे। किसानों को ही तो अभी नया कर रहे हो, किसानों को तुम्हारे कहने से तो है। नया रूल नहीं बनाना चाहिए ना, इन लोग गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट को किसी नया रूल ये बना दिया कि मई के बाद ही बोएंगे। सर ये बताओ सर हाँ, टाइम ज्यादा लगना, और जी बोलिए। हाँ, ये कह रहा हूं मैं, मोदी खेती जानते हैं, उनके घर परिवार है, बाल बच्चे हैं, नून तेल लकड़ी जानते हैं, कभी खेती किया योगी, तो क्या इनको आइडिया होगा कि किसानों को अगर हम प्रकृति के नियम पर चलने दें और संविधान के नियमों से न बांधे, तो यही श्रेयस्कर होगा। ठीक है, किसानों को उनका हिसाब प्राकृतिक होता है। किसान एक प्राकृतिक आर्थिक मानव है, ठीक है, और उसको तुम अपने हिसाब से कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, वो नहीं होगा, सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा सब सिस्टम। तुम्हारे टाइम बाउंडेशन के हिसाब से वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, बाद में कुछ हो गया तो मुआवजा भी देने में रोगे, इसलिए उनको उनके हिसाब से छोड़ दो, उनका तुमको भला, और जब तुम्हारा कोई भला नहीं करना, जैसे तुमको नहीं भला करवाना किसी से, है ना, और तुम्हारा जबरदस्ती कोई भला करने के पीछे पड़े, नहीं हम तो तुम्हारा करेंगे, है ना। अभिषेक को कहते नहीं तुमको हम नौकरी देना चाहते हैं, नहीं करना, हमको आइए तैयारी करनी है, कहना तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको तो नौकरी करनी ही है, हम तुमको सैलरी भी देंगे, कहना है हमको नहीं करना भाई तुम्हारे यहाँ काम, हम ठीक है अपनी जगह पर, कहना नहीं तुमको कैसे नहीं करोगे, हम नियम बना देंगे, है ना। ये कोई बात होती है? अरे वो नहीं करवाना चाहते अपना भला, तुमको छोड़ दो उनके हाल पे यार, काहे जबरदस्ती तुम परेशान हो, है ना। हाँ बोलिए आप। ऋतु जी। नहीं, जैसे उन्होंने बताया, तो जैसे पराली का और लेट फसल पकने से कोई डायरेक्ट संबंध तो यहाँ नहीं निकल के आ रहा है। आप और भी वैरायटी हैं धान की जिनको आप यूज कर सकते हो। पर्यावरण और मृदा को जब आप संरक्षित रखोगे तो आगे आपके लिए फायदा है। तो इसमें सरकार को दोष देना या सपोर्ट में आना, तो मैं यहाँ पर न्यूट्रल नहीं, यहाँ पर इस तथ्य में तो सरकार का कोई बहुत विशेष रोल नहीं दिखाई दे रहा है। जी, है ना। जी। बस अवेयरनेस स्कीम पर काम कर दे गवर्नमेंट थोड़ी सी, है ना, कि लोगों को, किसानों को वो सस्ते दाम में उपलब्ध करवाए वो केमिकल जो सड़ाता है, उसका नाम मुझे भी नहीं मालूम, निर्धारित करना।
नीतियां गवर्नमेंट निर्धारित करे, बाकी कृषकों पे छोड़ दे। ये बाउंड कर सके, ये इस पर बना सकती भाई तुम करो, कभी भी खेती करो, लेकिन तुम इसको जरूर इस्तेमाल करो, सब्सिडाइज रेट पर वो भी उपलब्ध करा दे भाई, है ना, तो पर्यावरण बचेगा। अब तुम पर्यावरण के नाम पर वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हो अरबों रुपए कि नहीं? हर साल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बहुत पैसा लेती है सरकार वर्ल्ड बैंक से, यूएन से, है ना, इनको पैसा मिलता है इन लोगों को। वो पैसा भाई परली जलाने में भी खर्चा कर दो, किसानों को सब्सिडी बांट दो, क्या दिक्कत है? किसान भी खुश, गवर्नमेंट देखो हमारी जो है, जैसे चीनी चावल बेचते हो वैसे उसका भी लगा दो कि 100 रुपया में डिब्बा ले जाओ, किसान ले जाएगा, है ना। तुम खरीद रेट पर दे दो, तुम उसको बनाने की कंपनी लगवाओ, यहाँ लाइसेंसिंग पॉलिसी शुरू करो, प्रमोट करो उसे, तो भारत में एक तो मृदा प्राकृतिक तौर पर ठीक होगी, दूसरी परली की समस्या खत्म होगी, तीसरा कार्बन क्रेडिट का लाभ मिलेगा। पिछली साल की तुलना में इस साल कम उत्सर्जन करने पर पैसा मिलता है उसका अलग से सरकार को, है ना, तो वो भी लाभ मिलेगा आपको, और किसान भी खुश, वाह हमारी सरकार कितनी अच्छी है भैया। हर जगह हाथ बांध देने से सलूशन नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे तो करने वाले सरकार हैं, ना है बाल, ना बच्चे, ना आगे ना पीछे, है ना, लेकिन बाकी लोगों के हैं, है ना, परिवार है ना, परिवार के परिवार हैं, उनको चलाना कैसे वो जानते हैं, जो उनको कमाना होता है खुद, और उनको बांधे दो। 2000 की नोट चलेगी, मार्केट में नहीं थी, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है, मतलब बंद होगा आज 8 बजे से, बंद, और पैसा नहीं है जो बैंकों में कि जो है दे सकें लोगों को, है ना, आज से ये बंद, आज से वो बंद। अरे प्रॉब्लम, जिसको बंद के अलावा कुछ हुआ आज तक, बंदी के अलावा, और उसके बाद कभी भारत बंद हो जाता है, कभी कोरोना से पूरा देश बंद हो जाता है ना, कभी खेती बंद हो जाती है, कभी पैसा बंद हो जाता है, कोई नजर बंद हो जाता है, तो कोई घर बंद हो जाता है, बंद ही हुआ है, अभी तक कुछ खुला नहीं है कि नहीं? एक चीज खुली थी सर, क्या? लॉकडाउन में दारू की दुकान। वो चीज देखो, उल्टी घटिया चीजें खोल दी गई है ना। नहीं सर, मतलब अर्थव्यवस्था को हाँ, ऊपर बढ़ाने के लिए खोली गई थी। हाँ, तो वो मतलब सर कलयुग का सोमरस था वो। हाँ, कलयुग का सोमरस था वो सर, वो कैसे बंद हो जाता है? समर्पण कहाँ दिखाया सरकार ने, सोचो, सोचने वाली बात है ये। इनको कहाँ भरोसा, पता किस पर भरोसा? बेवड़ों पर, है ना, उनके ऊपर भरोसा है सरकार को कि इकोनॉमी हमारी वो चलाते हैं। कितनी मेम बने थे इसके ऊपर, सोचो, ये क्या है? बहुत सारे सर, बहुत सारे। तो ये हालत है देश की, कि बेवड़े देश चला, अर्थव्यवस्था है सारा, जहां पर सब औषधि डॉक्टर की दुकान बंद है, दारू दुकान खोली गई। सोचो ये देश का क्या हो सकता है जहां पे तक नीतियां। अब वहां पर कोरोना नहीं फैलेगा, है ना, उसमें टीवी में दिखा रहे थे ऐसे, मतलब किलोमीटर किलोमीटर की लाइनें लगी थी शायद सड़कों पे, जब खोला गया था तो जो है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से A68A के संबंध में, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, सब फिल्टर्ड हैं जितनी है। A68A न्यूज में रहता है, था नहीं, रहता है ना, बार बार रहता है, क्योंकि इस पर लगातार जांच चल रही। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए, यह दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, हिमखंड है, जो कि
दक्षिणी जॉर्जिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड जो दक्षिणी जॉर्जिया की तरफ में अग्रसर हो रहा है। दूसरा पॉइंट, यह लार्सन सी आइस लार्सन सी हिमपेटी को अंटार्कटिका प्रायद्वीप से 2017 में पृथक कर दिया। लार्सन सी हिमपेटी तो किससे पता कर दिया? अंटार्कटिका से, ठीक है, अंटार्कटिका से कब? 2017 में पृथक कर दिया। तीसरी बात है, इसे अंटार्कटिका का क्या कहते हैं उसे, जहां पर लोग कब्रिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, इसे अंटार्कटिका का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ अंटार्कटिका। कहा जाता है। डी, नन। कई बार न्यूज में रहा है, हर साल लगभग कुछ न कुछ बातें इस पर हो ही जाती है। पहले ही वाला है सर, हिमखंड है जो दक्षिणी जॉर्जिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। मुझे भी यही लग रहा है सर, क्योंकि इसके बारे में पढ़ा था सर कि ये वहां से अलग होकर धीरे धीरे जॉर्जिया की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसका नाम कंफर्म ये सर A68A है या फिर कुछ दूसरा है सर? अच्छा, कुछ न्यूज में रहता था ना? ये सर इस तरीके का न्यूज में तो था सर, अभी यही है सर। कुछ दिनों पहले ही था सर। अच्छा, आइसबर्ग है, ठीक है, जो कि हाँ अंटार्कटिका से टूट करके 2017 में अलग हो गया था, है ना, A68, ठीक है, लार्सन सी आइस शेल्फ, ना, पूरा टूट करके वो मतलब अंटार्कटिका की हिम चादर जहां से 2017 में टूट करके अलग हो गया। 100 मील लंबा है, 30 मील चौड़ा है ना, और ये तेजी से ब्रिटिश आइलैंड टेरिटरी साउथ जॉर्जिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। ब्रिटिश, ठीक है, साउथ जॉर्जिया की तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो गया वो बात, बड़ा उसको भौकाल दिखा दिया ना थोड़ा ज्यादा। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा फिर? बी, नन। अच्छा, अंटार्कटिका का जो ग्रेवयार्ड है उसे हाँ साउथ जॉर्जिया कहा जाता है। साउथ जॉर्जिया को अंटार्कटिका का ग्रेवयार्ड कहा जाता है, ठीक है, इसे नहीं, A68 को नहीं, ये हिमखंडों का, हाँ, ये खतरा है, आएगा तो पिघलेगा, है ना, और उसके बाद ये सागरीय स्तर को ऊंचा करेगा, नुकसानदायक, कहने का मतलब ये। अगला, नेक्स्ट, म्यूट कर लो भाई, किसी की आवाज आ रही है। कौन सा सही है सर? सी वाला? अरे यार बताया तो बी वाला सही हो जाएगा ना। हाँ वो तो म्यूट कर लो, कोई किसी का म्यूट। अगला है, सरना जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? सरना जनजाति के संबंध में
कौन से तथ्य ये झारखंड सही? मामले से हाँ हाँ, बिहार तुम्हें के पता है लिए क्या इसका मामला? बताओ। अलग अलग धर्म बनाने की मांग कर रहे हैं सर। बताइए। हाँ, उधर उधर चलाओ गाड़ी। अभी उधर 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 चलो, चल के बता रहे क्या? हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। कौन सा? ये आयुर्वेदिक चल गया। तो भाई क्या बताया तुमने? हेलो सर ये झारखंड में सरना जनजाति को अपना एक अलग धर्म बनाने का मांग कर रहे हैं। हाँ, और बहुत बढ़िया। जैसे कि पूरे उस धर्म का नाम भी सर सरना धर्म ही बोल प्राकृतिक रहे संपदा है। हाँ राइट। देखो ऑप्शन कौन सा सही होता है? ठीक है, कहानी तुमने पढ़ा है, अच्छी बात है। झारखंड के क्वेश्चन बिहार पीसी में पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी झारखंड बिहार का ही भाग था। 2002 में अलग हुआ था। हाँ, और दोनों के बीच एक व्यापारिक संबंध मधुर है। 2000 में अलग हुआ। हाँ, यह पहला पॉइंट है ना, कि यह एक धार्मिक संप्रदाय है ना, जो झारखंड में अवस्थित है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि जो सरना संप्रदाय के अनुयायी हैं, है ना, वो वृक्ष पहाड़ी तथा जंगलों की उपासना करते हैं। वृक्ष पहाड़ी तथा वन की उपासना करते हैं। तीसरा है कि सरना जनजाति के लोग हाल ही में एक पृथक धर्म शासित क्षेत्र किए जाने के लिए मांग कर रहे हैं। इसमें तो आधार बता ही दिया है ना। ऑप्शन ए पहला एवं दूसरा, ऑप्शन बी पहला एवं तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन डी पहला दूसरा एवं तीसरा। बताओ भाई। सर इसमें तीसरा कौन सा? कि वो मांग कर रहे हैं पृथक एक नया धर्म वाला क्षेत्र, एक नया फेथ की उनका अप्रूवल मिल जाएगा कि ये भी एक धर्म है। ऑप्शन सी सर, सी होगा। अच्छा, इसके बारे में न्यूज में इसलिए है क्योंकि 2021 की जनगणना में इन्हें एक अल्पसंख्यक एक नए धर्म का फॉलोवर घोषित करने पर अप्रूवल मिल गया है। ये एक बड़ी बात है, सरना धर्म है ना। हाँ, कि ये कहा गया है भैया कि 2021 की जनगणना में तुम्हें एक अल्पसंख्यक धर्म के मानने वालों की कैटेगरी में डाल देंगे, यानी कि इन सबको आरक्षण मिल जाएगा। इसलिए तुम लोग चाहो तो अभी ये फेथ ज्वाइन कर सकते हो, आरक्षण मिल जाएगा अल्पसंख्यक कैटेगरी। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया इसका?
अभी तो 2021 इसका स्टेट गवर्नमेंट से हुआ सर ओनली। नहीं, झारखंड ने किया है, उसने कहा कि हाँ भैया हम दे रहे हैं, है ना। और सेपरेट कोड 2021 के सेंसस में वो सेपरेट कोड झारखंड सरकार अपनी तरफ से लगा देगी, है ना। आगे अगर केंद्र सरकार का मौका आएगा तो वो भी वोट बैंक की राजनीति अगर करेगी तो उस पर करेगी। राज्य सरकार घोषित नहीं कर सकती ना सर अल्पसंख्यक को। सर सोरेन सरकार ने इसको इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में रखा था सर, सरना जनजाति को खींचने के लिए। अरे ये सब भड़काते हैं सर, वोट बैंक की राजनीति है सर। वही तो मैंने मैनिफेस्टो में रख दिया था इस चीज को इन्होंने, कि आपको यानी कि एक धर्म की उपाधि मिल जाएगी आपको पूरी जनजाति। ठीक है, तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन क्या था? सरकार तो कर नहीं सकती ना सर। नहीं, वो केंद्र सरकार नहीं करी है, कर भी सकती है, क्या करेगी तो क्या कर लोगे, है ना, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हाँ, इसमें क्या है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि ये लोग जल, जंगल एवं जमीन, है ना, इन 3 चीजों की उपासना करते हैं। जल, जंगल और जमीन, इन 3 चीज की उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, कहने का मतलब, और वन्य क्षेत्रों को प्रिजर्व रखने की बात करते हैं। ठीक है, और डाउट सर यही है सर थोड़ा। सर पहले वाला ऑप्शन सही कैसे हो जाएगा सर? इसमें ऑप्शन है पहले वाला, यह एक धार्मिक संप्रदाय है, लेकिन अभी तक इसको धार्मिक संप्रदाय माना नहीं गया है सर। राइट, लेकिन वो है तो, भले सरकार न माने लेकिन वो धार्मिक संप्रदाय तो है, लेकिन एक तरह से सही कह रहे हो, सरकार ने मान भी लिया सर, सरकार ने मान तो लिया है सर, झारखंड के सरकार ने मान लिया है सर। वो तो जो आप पहला पॉइंट को देखोगे, ये धार्मिक संप्रदाय है जो झारखंड में, तो झारखंड सरकार ने तो माना हुआ है ना, ये तो नहीं बोला है कि यार वो पूरा ऑल इंडिया में है या फिर वहां पर है, झारखंड में है, झारखंड सरकार ने माना हुआ है। लेकिन धर्म को अपने देश में जो है मतलब जो है राजस्थान नहीं सकती है, ये फसान वाला मामला हो गया। शिवेंद्र भाई थोड़ा सा और करेक्ट कर लो उससे, इसको राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। तो फिर नहीं है, मतलब किसी चीज को अल्पसंख्यक, किसी जनजाति को अल्पसंख्यक घोषित करना या कोई पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना, ये तो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में की पावर है। हाँ। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म संगठन बनाने का अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट है। किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म संप्रदाय गठित करने, नया धर्म जारी कर देने, स्वयं भगवान बन जाने, स्वयं बाबा बन जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। उसका प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है सर। अब यहाँ पर हो गया मामले की टकराव। तर्क अच्छा था। इसमें सर क्या करेंगे, लेकिन आप सही कौन सा रखेंगे? क्योंकि सरकार नहीं मान रही, हमारा संविधान नहीं मान रहा है, कंफ्यूज कर दिए। तो फिर कैसे इसको हम पहला वाला सही मानना? यही इसीलिए मैंने सी ऑप्शन बोला था सर। राष्ट्रपति को ये मतलब उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, मतलब जो केंद्र सरकार की सिफारिश पे जो इसको घोषित करेंगे, ये ठीक है। लेकिन उधर फंडामेंटल राइट भी इसमें कहाँ बाधित हो रहा है? ये अभी तक तो अपनी जो उपासना थी अभी तो उसमें थोड़ी कहा कि गवर्नमेंट वो भाई, हाँ, तो सरना एक धर्म संप्रदाय है कि नहीं है ना जी? तो इस हिसाब से तो है धर्म संप्रदाय, क्योंकि संवैधानिक तौर पर ये अपना काम कर रहे हैं जी। धर्म संप्रदाय है कि नहीं वहाँ पर लिस्टेड नहीं हुआ सर, लिस्टेड नहीं हुआ है सर वो, लेकिन है संप्रदाय है, लेकिन इसको जो है राजनीतिक तौर पर कोई लाभ नहीं मिला हुआ है, बस ये। लेकिन ये बात नहीं वो है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, बस ये बात है सर। उसी की तो मांग कर रहे हैं, तौर पर है, उसी की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन ये अभी लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड नहीं है, ये लिस्टेड नहीं है, तो लिस्टेड की बात ही नहीं है, लेकिन वो है तो। बट सर जब लिंगायत का मुद्दा उठा था कर्नाटक में, तब तो उसको नहीं माना गया था। नहीं, उसको धर्म संप्रदाय माना, उसको संप्रदाय माना गया था। नहीं माना गया सर, उसको हिंदू धर्म के अंदर माना गया था। ये सब चीजें नहीं मिल रही थी, धर्म नहीं माना गया सर, उसमें धर्म नहीं माना गया, धर्म नहीं माना गया, संप्रदाय माना गया।
हाँ, हिंदू हाँ। धर्म के अंदर कई संप्रदाय हैं, उसमें से एक माना गया। हाँ, तो इसके भी धार्मिक फेथ मतलब बिल्कुल। रिलीजियस फेथ मतलब धर्म संप्रदाय। ये भी तो हाँ, वही तो कह रहा है हाँ, ये तो धार्मिक संप्रदाय रिलीजियस तो है। फेथ, पहला रिलीजियस फेथ, हाँ, हाँ, रिलीजियस फेथ ऑफ झारखंड who believe in pray to nature, है ना। तो एक तरह से वो बात तो वही हुई ना। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो गई है इस मामले में जो है। चलो इसको बाद में समझते हैं। नहीं, क्या आ है। गया सर, समझ में आ गया। धार्मिक संप्रदाय है लेकिन धर्म नहीं है, इसका उत्तर ये रहेगा सर। जैसे कि और भी धार्मिक संप्रदाय हिंदू धर्म में है ना, उसके बहुत हिसाब सारे से। हैं। हाँ, तो जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, और जो भी बताया कर्नाटक वाला वो है, ये हो गया। और भी कई धार्मिक संप्रदाय हैं, रामकृष्ण परमहंस वाले अलग तो चलाते इसमें फिर हैं। तीनों और सही होना चाहिए ना। फिर तो हाँ हो गए सर, ठीक मेरा है डाउट आंसर क्लियर हो सर। गया अभी। क्लियर हो गया सर कि धार्मिक संप्रदाय है लेकिन धर्म नहीं है। हाँ, तो धर्म तो नहीं है, धार्मिक संप्रदाय है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। सर लेट हो क्या हुआ सर? टाइम हाँ, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है, अभी क्लास भी है, बना लो, खाना वाना बनाना होगा तुम लोगों। ठीक है सर, एक ठीक छोटा है, सा बढ़िया डाउट था है। सर। इसको अभी देख के मैं सर- बताता हूँ क्या सही होना चाहिए इसमें, एक बार में देख लो। हाँ। सर छोटा सा डाउट था हाँ। सर यहाँ से रिलेटेड नहीं है वो ये सर वो जियोग्राफी से रिलेटेड है कि जो नदियां जो गंगा को मैं पढ़ रहा था सर नेक्स्ट क्लास के लिए, तो वहां पर क्या सर ये दूसरी नदियों का कटाव भी करती है क्या सर? जैसे कौन? जो अपन ने सिंधु नदी की जो प्रवाह तंत्र पढ़ा था, वो सिंधु नदी का, वो उसमें यानी कि पूरी की पूरी जो दूसरी नदियां थी, चिनाब हो गया या फिर उसकी सहायक नदियां हो गई, रावी हो गया या उसकी सहायक नदियां हो गई, तो उनका भी कटाव करती है क्या सर गंगा नदी? या गंगा नदी जो भागीरथी है वो बाद में बनती है उस तरीके से? नहीं, इंडस नदी का कटाव करेगी गंगा? नहीं सर, वो इंडस नदी का नहीं सर, उनकी उसकी सहायक नदियों का, जैसे चिनाब हो गई, रावी हो गई, तो उनका करती है क्या सर? नहीं करते। नहीं, वो तो मिक्स हो जाएंगे उसी में, कटाव क्या होगा? जहां मिलेंगे वहीं मिक्स हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी बड़ी वाली नदी में। जहां पर मिलेंगी वहीं पर मर्ज हो जाएंगी, तो कटाव की बात ही नहीं रह गई। को कल ही करते हैं सर जब वो कटाव का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो, ऐसे मान लो एक नदी है बड़ी, आपने कहीं ये पढ़ा है कि ये दोनों नदी आपस में कहीं मिल रही हैं, रावी या चिनाब से ये नदी? हाँ, यही मेरा डाउट है कि जिस तरीके से अगर यहाँ से अगर ये गंगा भी हो गई और ये रावी भी हो गई, तो मिली तो अब ये यही बन जाएगी, इसी के साथ बह जाएगी, है ना। ये सिंधु नदी की सहायक नदियों का नहीं करती है, लेकिन इसकी सहायक नदियां अपनी अलग से बहुत सारी हैं। हाँ वो तो इसका सर एक छोटा सा था जो कल ही करते हैं सर इसको। हाँ ठीक है। थैंक यू सर।